जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 10th में, जो हम लोग एचएम अनसॉल्व की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें साइंस की तैयारी कर रहे हैं। जिसमें आज हम लोग जो है आईएम सेट को करने वाले हैं। सेट 4 है और आईएम सेट को करने वाले हैं। इसके प्रीवियस के वीडियोस में हम लोगों ने सेट 3 तक कम्प्लीटली हम लोगों ने ख़त्म कर लिए हैं। आज हम लोग सेट 4 को भी ख़त्म करने वाले, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज में इस प्रकार से है कि ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए कॉनकेव मिरर retrace its path after reflection from the mirror. The ray intersects principal axis at. तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में है ये रे ऑफ लाइट। ठीक, लाइट की जो रे है इंसिडेंट एंड ए कॉनकेव मिरर रिट्रेस इस पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, मतलब दे रे इंटरसेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस एट। तो प्रिंसिपल एक्सिस से मतलब अगर मान लो कि प्रिंसिपल एक्सिस मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में है फोकस और 2 में है इन बिटवीन फोकस एंड पोल और सी में सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी। तो कोई भी रे हो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है तो वही फिर सीधी निकल जाती है, और अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो फिर वो फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हम लोग करेक्ट कर लेंगे सी ऑप्शन को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में है ए लेंस फॉर सर्टेन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म्स एन इमेजरी इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट द लेंस विल बी। देखो इमेजनरी है इमेज, और यहाँ पर तो फिर इमेजनरी हम लोग जानते हैं कि कॉनकेव मिरर में हमेशा रियल इमेज बनता है। बस जब हम लोग ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बिटवीन में रखते हैं, बीच में रखते हैं, तो हमारे पास वहाँ पर जो इमेजनरी है वो बनता है इमेज। बट कॉन्वेक्स मिरर में जो कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग जानते हैं जो इमेज होता है वो हमारा इन्होंने कहा है मैग्नीफाइड। हाँ, तो कॉन्वेक्स लेंस जो है, कॉन्वेक्स लेंस में ही हम लोग जानते हैं इमेज को हम लोग कहाँ बनाते थे, लेंस के डिफरेंट साइड में, बट इमेजिनरी बनाते थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में है फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज चेंज वाई। तो फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज चेंजेड वाई, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं लेंस जो चेंजेड बाई हम लोग करेंगे सिलेरी मसल्स। तो सिलेरी मसल्स है हमारे ऑप्शन में, हाँ है डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन को करेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है ऑप्टिकल फिनोमेनॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काईज। तो ये तो क्वेश्चन पीछे भी बता चुके थे। आकाश जो है, स्काई जो है, उसका कलर ब्लू होने का रीज़न क्या है? रीज़न होने का है स्कैटरिंग। ठीक है, स्कैटरिंग की वजह से। स्कैटरिंग क्या है? स्कैटरिंग होता है जो भी रेज है, रेज का जो है फैलना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में है 440 वाट एंड 220 वोल्ट इज मार्क्ड ऑन इलेक्ट्रिक बल्ब, द रेसिस्टेंस ऑफ द फ्लैम एंड द बल्ब इज। तो यहाँ पर P इक्वल्स फार्मूला हम लोग यूज करेंगे V²/R। ठीक, क्या यूज करेंगे? P इक्वल्स V²/R। तो R इक्वल्स V²/P। तो R इक्वल्स V क्या है हमारे पास 220 और P क्या है हमारे पास 440। ये कैंसिल हुआ, ठीक, तो ये हुआ 2 टाइम्स और ये हुआ 111, तो 110 डी ऑप्शन को करेक्ट कर लेंगे हम लोग। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में है हम लोग कॉलम ए और कॉलम बी को मैच कराएंगे। सबसे पहला देखो, जो पहला है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, वो आपका वेरिएबल रेसिस्टेंस है, वो रेसिस्टेंस है, तो थर्ड वाले से मैच करा देना। सेकंड में अमीटर है, तो अमीटर को फोर्थ वाले से मैच करा देना। थर्ड में आपके पास बैटरी है, ठीक है, तो बैटरी है यानी सेकंड से मैच करा देना। अब फोर्थ में जो है, फोर्थ में वायर क्रॉसिंग है, तो फर्स्ट से मैचिंग करा देना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपके पास। इसके बाद सी ऑप्शन 7 क्वेश्चन में है ये फ्रीली सस्पेंडेड करंट कैरिंग सोलेनाइड ऑलवेज रेस्ट इन, तो रेस्ट इन नॉर्थ साइड,
नॉर्थ से साउथ। ठीक, तो सी ऑप्शन करेक्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 में है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इन नॉट सॉलिड स्टेट ऑन रूम टेम्परेचर। तो ये तो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी है ना, तो बी ऑप्शन को करेक्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 में है रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस गिव्स। जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन गैस निकलती है उससे। ऑप्शन नंबर जो है, नहीं सॉरी, एसिड और बेस के रिएक्शन से हम लोग, ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में साल्ट और वाटर बनता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और जबकि सॉलिड से और एसिड से रिएक्शन करवाएंगे, मतलब कोई भी मेटल से और एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तब हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 में फॉलोइंग रिएक्शन, फॉलोइंग रिएक्शन CaCO3 है, CaCO3 इसको हमने हीट किया और निकला CaO प्लस CO2। तो देखो ये इसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन तो है नहीं, कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं, कोई भी एक कंपाउंड हो उसको हीट कर दो या किसी भी तरह उसके एलिमेंट्स को अलग अलग कर दो तो उसे हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, तो सी ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, तो हम लोग कहेंगे सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 विच एटम हैज ए प्रॉपर्टी ऑफ कैटायन। तो CnOF, तो सी जो है यही है प्रॉपर्टी ऑफ कैटायन। क्वेश्चन नंबर 12 में है एल्काइन एमोंग द फॉलोइंग इज। तो एल्काइन जो है, एल्काइन आइन में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, और ट्रिपल बॉन्ड जो है आपके पास देखो बी ऑप्शन में है, तो हम लोग बी ऑप्शन को करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर पहले ही हमारे पास ब्लैंक है, फिर इज यूज्ड इन द फॉर्म फ्यूल एंड मेडिसिन। तो फ्यूल और मेडिसिन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एथेनॉल या एल्कोहल। चाहे एल्कोहल हो चाहे एथेनॉल हो, दोनों का यूज हम लोग किस में करते हैं, फ्यूल बनाने में और मेडिसिन बनाने में। फिर है क्वेश्चन नंबर 14 में यूनिट ऑफ किडनी विच टेक्स पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इज। तो ऑप्शन नंबर 1 में है न्यूरॉन, बी में है नेफ्रॉन, साइटोन, म्यूटॉन, तो नेफ्रॉन है, तो नेफ्रॉन ऑप्शन को क्लिक कर देना यहाँ पर। ठीक है, मतलब इसको राइट मतलब करेक्ट कर देना। तो मतलब 14 में बी ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे हम लोग, नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन ही तो है जहाँ से हम लोग टॉयलेट वगैरह जो है, टॉयलेट का प्रोसेस हमने पढ़ाया था ना आपको, उसमें बताया था नेफ्रॉन के बारे में पूरा हमने। इसके बाद क्वेश्चन 15 में जाइलम इज द प्लांट्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। तो जाइलम किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए, चाहे जितने भी डिस्टेंस पर वाटर हो। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मतलब ऑप्शन नंबर ए। 16 में है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन रिक्वायर्स में हम लोग क्या करते हैं, इसमें सनलाइट की भी हमें नीडेड है और क्लोरोफिल भी नीडेड है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर नीडेड है, क्लोरोफिल नीडेड है, सनलाइट नीडेड है, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो चाहे फोटोसिंथेसिस होता है ऑटोट्रॉफिक हो, दोनों में ऑल ऑफ दीज कर देना यहाँ पर, दोनों में ये सब चीज़ों की हमें आवश्यकता है, नीडेड है। ठीक है, नेसेसरी है। क्वेश्चन नंबर 17 में है पायरुवेट इज ऑक्सीडाइज्ड इन विच पार्ट ऑफ द सेल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो पायरुवेट के लिए, जो पायरुवेट का जब भी हम लोग जानते, चाहे पायरुवेट हो और चाहे ATP हो, दोनों के लिए आप लोग ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया करना है यहाँ पर। हाँ, फिर क्वेश्चन नंबर 18 में है व्हाई डिड मेंडल कंडक्ट इस एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल ने किस पर एक्सपेरिमेंट, तो ऑप्शन नंबर ए में है फॉर द स्टडी इन इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ पी, और इसके बाद फॉर प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉर प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। किस पर रिएक्शन किया उन्होंने, पी के प्लांट पर किया था, आपको पता ना, उन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, पी के प्लांट पर रिएक्शन एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 19 में है विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इट्स द मेन सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओजोन लेयर के लिए जो है आपको बता दें कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFCS है, जो फ्रिज में भरते हैं गैस हम लोग, बस वही इसका जो है मेन डिप्लेशन है, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर देना। फिर
20 में है विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अप द फूड चेन। तो ग्रास, हीट, मैंगो। ग्रास को गेहूं, गेहूं को मैंगो, नो, रॉन्ग आंसर। ग्रास गॉट ह्यूमन, राइट आंसर। देखो ग्रास को बकरी खा जाती है, गॉट खा जाती है, और गॉट को खा जाते हैं ह्यूमन। ठीक, तो चेन रूल में हम लोग बी ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, बी ऑप्शन को राइट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 में है एक्सप्लेन द फिनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जब भी कोई भी लाइट हो, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, कोई भी लाइट हो, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाता है और उस पर अगर परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो अपने परपेंडिकुलर से रिफ्रैक्स हो जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं फिनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, क्वेश्चन नंबर में है राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया एंड करेक्शन। जो हाइपरमेट्रोपिया क्या है, जिसमें कोई पर्सन हो उनकी डिस्टेंस की, ठीक है, डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को तो वो देख लेता है बट नियर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, और इसे करेक्शन के लिए हम लोग जो है कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। ठीक, क्या यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है? नियर के ऑब्जेक्ट को दिखाना होता है। ठीक है, फिर है इन्होंने कहा है 22 में गिव द फार्मूला फॉर फोकल लेंथ एंड कॉन्वेक्स मिरर, गिव एनी टू यूज द कॉन्वेक्स मिरर। तो इन्होंने कहा है कि फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर है फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर, तो मिरर के लिए 1/f इक्वल्स, फार्मूला क्या होता है 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u, ये फार्मूला होता है। ठीक है, हाँ, इसका कॉन्वेक्स नहीं, कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग यूज किस में करते हैं? कोई भी मान लो कि साइकिल हो, कोई भी वाहन हो, कोई भी गाड़ी हो, उनके पीछे का बैक साइड के, जो बैक साइड में जो भी ऑब्जेक्ट हो, जो भी इमेज हो, उस इमेज को देखने के लिए इसे यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी मतलब ट्रैफिक में हम लोग बिहाइंड साइड यानी बैक साइड के जो भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है, उन्हें देखने के लिए हमारे पास यहाँ पर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं हम लोग। इसके बाद कॉन्वेक्स मिरर का काम क्या होता है? ऑब्जेक्ट को स्मॉल बनाना, मिनिमम बनाना। ठीक है, और जो है मिनिमम बनाना होता है। इसके बाद देखो और है एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर प्लेस इन फ्रंट a convex lens perpendicular its axis having focal length 20 centimeter, distance of the object from the lens is 30 centimeter, find the position and the nature of the image। मतलब इनका कहना है आंसर, हम लोग कहेंगे आंसर 22 का सेकेंड पार्ट, 22 का सेकेंड पार्ट। ठीक है, 22 के सेकेंड पार्ट में कहना है इनका जो है बस वही लिखेंगे। पहले इन्होंने कहा है कि जो एन ऑब्जेक्ट लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो है 2 सेंटीमीटर है, एंड फोकल जो है वो 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है फोकल। ठीक है, एंड जो इमेज है मतलब ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर पर है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर पर है, और इनकी जो इमेज है इसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, यहाँ पर है लेंस ना, ऑब्जेक्ट प्लस इन कॉन्वेक्स, हाँ कॉन्वेक्स लेंस, तो हम लोग कहेंगे according to लेंस फार्मूला। ठीक, अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला ये होता है 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर हम लोग 1/f तो 1/20 एंड
1/v माइनस 1/-30 माइनस माइनस प्लस, तो 20 इक्वल्स 1/v प्लस 1/30, इसे इधर ले आओ तो 1/20 माइनस 1/30 इक्वल्स 1/v, तो एलसीएम ले लो तो 1/b इक्वल्स ये हुआ 60, 23 जा 60 और 3 2 जा, तो ये हो गया माइनस 1/60, तो v इक्वल्स माइनस 60 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग मैग्निफिकेशन का फार्मूला यूज करेंगे, जो कि फार्मूला हम लोग यूज करेंगे m इक्वल्स v/u। ठीक, v/u, तो यहाँ पर v की जो वैल्यू है -60, u की वैल्यू है -30, इससे ये कैंसिल, तो ये हुआ 2, तो m इक्वल्स 2। अब यहाँ पर m इक्वल्स एक और फार्मूला यूज करेंगे, तो m इक्वल्स i/o। ठीक, तो यहाँ पर m इक्वल्स i की जो वैल्यू है हमें नहीं पता है, और यहाँ पर o की जो वैल्यू है ये 2 है, बट m की वैल्यू हमारे पास भी 2 है, तो यहाँ पर m की वैल्यू को रखते हैं, m की वैल्यू 2 2 टू द 4, तो i इक्वल्स 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर आगे इन्होंने ये पूछा है हमसे क्वेश्चन में, वन विच फैक्टर डज द फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड। मतलब इनका कहना है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है वो किस किस पर डिपेंड है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है बी से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, वो करंट पर भी डिपेंड है। ठीक, बी किस पर डिपेंड है, करंट पर डिपेंड है, उसकी लेंथ पर डिपेंड है, और बी इक्वल्स हम लोग फार्मूला यूज करते हैं IBL, तो आई बी नहीं एफ इक्वल्स IBL बी इक्वल्स नहीं, बी इक्वल्स I डेल्टा L साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। हाँ, तो बी किस किस पर डिपेंड है, बी करंट पर डिपेंड है, बी लेंथ पर डिपेंड है, बी उसके रेसिस्टेंस नहीं डिस्टेंस पर भी डिपेंड है। जो भी हम लोग जो भी वायर लेंगे उस वायर की जो लेंथ है और उसकी जो समझो, जैसे सपोज करो इन्होंने कहा है कि कोई भी मतलब कि जो जैसे फोर्स का फार्मूला क्या होता है, फोर्स का फार्मूला तो F इक्वल्स IBL साइन थीटा। तो फोर्स किस किस पर डिपेंड है, इसे करंट पर डिपेंड है, इसके मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड है, और इसकी लेंथ पर डिपेंड है, और साइन थीटा पर डिपेंड है। ठीक है, मतलब साइन पर डिपेंड है, तो ये इस पर डिपेंड है, ये लिखते हैं हम लोग। ठीक, हमेशा फार्मूला को देखते हैं कि फार्मूले के अकॉर्डिंग ये किस किस पर डिपेंड है। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या है, आगे क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है, क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे कौन सा, तो इसी के एक्सप्लेन इन द डिफरेंस बिटवीन मैग्नेट एंड करंट कैरिंग सोलेनाइड। तो जो मैग्नेट है और करंट कैरिंग सोलेनाइड है, इन दोनों में डिफरेंट क्या है। तो देखो कोई भी मैग्नेट किसे कहते हैं, मैग्नेट का काम होता है कोई भी आयरन की ऑब्जेक्ट हो उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्टिव करना, उसे मैग्नेट कहते हैं। मैग्नेट का काम होता है ऑब्जेक्ट को अट्रैक्टिव करना। और सोलेनाइड का काम क्या होता है, सोलेनाइड का काम होता है जब भी हम लोग किसी भी सर्किट में करंट को फ्लो करते हैं और वो सोलेनाइड हो तो उसके अराउंडिंग साइड चारों ओर जो है मूविंग करने लगता है, कौन, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जब भी सोलेनाइड में हम लोग करंट को फ्लो करते हैं तो मैग्नेट के अराउंडिंग साइड चारों ओर जो है मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर
24 में है स्टेट द राइट हैंड थंब रूल्स फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द करंट कैरिंग कंडक्टर सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइज ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इसको जो है हम लोग सेट 2 में इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। सेट 2 क्वेश्चन नंबर 24 के और में हम लोग इसको स्टडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के सेकेंड पार्ट में हमारे पास देखो इस प्रकार से फिगर गिवन है हमें, इस प्रकार से एक रेसिस्टेंस यहां पर है जो 4 ओम है और एक रेसिस्टेंस यहां है ये भी 4 ओम है, ठीक। फिर रेसिस्टेंस यहां पर है जो 5 ओम है, फिर यहां पर एक रेसिस्टेंस है जो 10 ओम और 10 ओम है, ठीक। इसके बाद यहां से करंट फ्लो करते हैं, ये 6 वोल्ट है। करंट यहां से फ्लो होकर यहां पर जाकर करंट डिवाइड होती है, यहाँ से फिर करंट जो है सिंगल होकर फिर इससे जाती है, फिर यहाँ से करंट डिवाइड होती है, फिर यहाँ से करंट सिंगल होकर आती है, फिर करंट ये आती है और सर्किल कंप्लीट। हम लोग कहेंगे आंसर हमारे पास 24 का सेकेंड पार्ट है, ठीक। तो हम लोग कहेंगे आंसर 24 का ये सेकेंड पार्ट है। हाँ, तो यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है हमसे, इन द गिवन सर्किट find the resistance between A and B, potential of difference between the ends 5 ohm resistance। हाँ, सबसे पहली बात तो है हम लोग यहाँ पर इसको लिखते हैं, समझना कि R1 इक्वल्स 4 ओम, R2 इक्वल्स 4 ओम, R3 इक्वल्स 5 ओम, R4 इक्वल्स 10 ओम और R6 इक्वल्स 10 ओम। ये दोनों जो है ये दोनों हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और तीनों के तीनों जो है ये सीरीज में कनेक्ट है। तो हम लोग कहेंगे सबसे पहले दोनों का फार्मूला आपको हम बता देते हैं कि पैरेलल, ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला है 1/r इक्वल्स 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 और सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन r इक्वल्स r1 प्लस r2 प्लस r3, ठीक। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो ये काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक। तो यहाँ पर 1/r डैश इक्वल्स 1/4 प्लस 1/4 इक्वल्स 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो हम लोग कहेंगे r डैश इक्वल्स 2 ओम, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ इन दोनों पर, तो हम लोग कहेंगे कि R4 एंड 1 2 3 4 5 आना चाहिए। तो R4 एंड R6 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक, पैरेलल। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 1/r डबल डैश इक्वल्स 1/10 प्लस 1/10, ये हुआ 2/10, 2 5 ज़ा 10, तो r डबल डैश इक्वल्स 5 ओम, ठीक। अब हम लोग कहेंगे कि r डबल डैश एंड ये यहाँ पर कौन है, ये R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये किस में कनेक्ट है, सीरीज में। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर R इक्वल्स ये 2 हुआ,
ये 5 हुआ और ये 5 हुआ, तो R इक्वल्स 12 ओम। तो टोटल रेसिस्टेंस को हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। अब इन्होंने जो हमसे ये कहा है और जो कुछ कहा है क्या उन्होंने, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने और 5 ओम से हम लोग जो है यहाँ पर पोटेंशियल को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले V तो हमें गिवन है, हम लोग ओम्स लॉ लगाएंगे यहाँ पर। तो हम लोग कहेंगे ओम्स लॉ, ओम्स लॉ I इक्वल्स V/R, ठीक। तो V/R, तो I इक्वल्स V क्या है हमारे पास 6 है और R क्या है 12 है, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो I इक्वल्स 1/2 एम्पियर। अब हम लोग अगेन ओम्स लॉ, तो हम लोग कहेंगे अगेन ओम्स लॉ, मतलब ओम्स के मुताबिक हम लोग फिर अब V हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो V इक्वल्स IR, ठीक, V इक्वल्स IR। तो V क्या है हमारे पास, V फाइंड आउट करने वाले हैं, I क्या है 1/2, R क्या है, R हम लोग किससे लेंगे जानते हो, यहाँ पे इन्होंने कहा है 5 ओम से, तो 5 ओम मतलब यहाँ पर 5, तो V इक्वल्स हम लोग कहेंगे 2.5 वोल्ट, ठीक। ये आया हमारे पास फाइनली आंसर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर, इन्होंने पूछा है व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन फ्यूज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्यूज का इंपॉर्टेंस क्या है। देखो फ्यूज का काम क्या होता है, फ्यूज का वर्क होता है जो भी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक चीज होती है, जैसे कूलर हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, एनीबॉडी कुछ भी हो, इसको जो है सेफ्टी करना, प्रोटेक्ट करना होता है फ्यूज का काम, ठीक है। तो फ्यूज इंपॉर्टेंट क्यों है, फ्यूज इंपॉर्टेंट है जो भी इलेक्ट्रॉनिकल ऑब्जेक्ट है उसे सेफ्टी प्रोटेक्ट करना, ये फ्यूज का काम होता है। इसके बाद इन्होंने कहा है 24 के और में ही है, हाँ, तुम लोग कहेंगे आंसर 24 का जो सेकेंड पार्ट है उसी का और है ये, ठीक। इसके बाद इन्होंने ये कहा है कि टोटल लीड हाउस 2200 वाट, ठीक। तो ये तो हुआ P वाट, मतलब P, तो P इक्वल्स 2200 वाट, एंड हमारे पास यहाँ पर है इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड इन 220 वोल्ट, तो V इक्वल्स 220 volts. What is should be the rating fused used in the house? Write down the commercial unit of electrical energy. मतलब यहाँ पर हम लोग फ्यूज जो है I को एंड W को, दोनों चीज हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं। यहाँ पर P इक्वल्स एक फार्मूला यूज करेंगे VI, ठीक, VI। यहां पर तो हम लोग कहेंगे कि P इक्वल्स VI ना, V क्या है हमारे पास, P क्या है हमारे पास, P है 2200 एंड V क्या है, एंड I को फाइंड आउट करेंगे, इसे इसके नीचे ले आओ, तो I इक्वल्स ये हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, ये हुआ 10, तो हम लोग कहेंगे कि I इक्वल्स 10 एम्पियर, ठीक। अब W इक्वल्स VIT फार्मूला होता है, VIT, बट हमारे पास T है क्या, ठीक है, T तो नहीं है, P इक्वल्स W/T, रुक जाओ एक बार फिर से हम लोग इसको चेक करते हैं, जो यहाँ पर 220 वोल्ट्स एंड ये हो गया, हमारे पास क्या गिवन नहीं है, राइट एंड कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए हम लोग एक फार्मूला यूज कर सकते हैं, वाट इंटू बोल्ट इंटू 1000। ठीक, हाँ ये यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 का ही तो है। तो हम लोग चाहें तो वो उसे हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक, चलो W इक्वल्स, ये दोनों गिवन है, तो यहां पर ये हुआ बाई 1000, ये यूनिट जब निकालते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3, तो ये हुआ है जूल, ये आना चाहिए। बाट इंटू बोल्ट इंटू आवर होते हैं, आवर तुम्हारे पास है नहीं, तो इंटू 1 बट डिवाइड बाई 1000 कर दिया हमने। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास, क्वेश्चन नंबर आगे, राइट द नेम ऑफ द वायर यूज डोमेस्टिकल इलेक्ट्रिकल। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल को हम लोग सेट 1 में स्टडी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 24 के और में हम लोग इसको स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग करेंगे केमिस्ट्री को, तो एक काम करते हैं, केमिस्ट्री से पहले आप लोग इतने को शॉर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। अब हम लोग केमिस्ट्री को करते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 25 को करेंगे IUPAC नेम। देखो इसमें IUPAC नेम बताएंगे हम लोग, तो यहाँ पर देखो ये हुआ मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोप करेंगे, Br से ब्रोमो, तो ये हुआ हमारे पास ब्रोमो और प्रोपेन, तो क्या हुआ ये ब्रोमो प्रोपेन। और इसमें मेथ एथ प्रोप, तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन होने पर प्रोप, तो PRO प्रोप, और सिंगल बॉन्ड होने पर N तो प्रोपेन। अब ये हो जाएगा COOH होने पर ओइक, तो हम लोग कहेंगे प्रोपेनोइक, और ये हुआ एसिड। ठीक, तो प्रोपेनोइक क्या हुआ, ये एसिड। ठीक, अब देखो इसे बी पार्ट में है, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कोई एक एग्जाम्पल बताओगे, जिसमें हम लोग करेंगे 25 का, ये है ए पार्ट। अब हम लोग करेंगे आंसर 25 के बी पार्ट्स को। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कोई भी एलिमेंट्स हो उसको ऐड कर देते हैं। ठीक, जैसे हम लोग कहेंगे फॉर एग्जांपल H2 प्लस Cl2 रिएक्शन 2HCl, 2 एलिमेंट्स एक कंपाउंड बना, तो उसे हम लोग कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी के सेकेंड पार्ट है, राइट बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक, बैलेंस्ड इक्वेशन, देखो ये तो फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट में हम लोग बैलेंस करेंगे। सेकेंड पार्ट में बैलेंस करेंगे, जिसमें हमारे पास है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट रिएक्शन, बेरियम सल्फेट और प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड का फार्मूला है BaCl2 प्लस हमारे पास है एल्युमिनियम सल्फेट, तो Al2SO4 का होल थ्राइज रिएक्शन। इसके बाद क्या है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट तो BaSO4 रिएक्शन प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड तो AlCl3, AlCl3। अब इसको बैलेंस करो, बैलेंस करने के लिए SO4 यहाँ पर 3 टाइम्स है, यहाँ पर 1 टाइम्स है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। Ba यहाँ पर 3 टाइम्स हो गया, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। Ba यहाँ पर 3 टाइम्स Cl 3 2 6 हुआ, और यहाँ पर 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और बैलेंस हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 के ए पार्ट में। ठीक, 26 के ए पार्ट में तो हम लोग कहेंगे आंसर 26 और उसके ए पार्ट में। ए पार्ट में है राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो इनके कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बताएंगे। सबसे पहले सोडियम, तो सोडियम देखो नंबर 1 पे है सोडियम, और नंबर 2 पर है
क्लोरीन। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, सोडियम का 11। तो दोनों के हम लोग कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे, तो ये इस प्रकार से बताएंगे 1s2 2s2 2p6। अब ये हुआ 2 2 4 और ये हुआ 10 और बचा हमारे पास 1, तो 3s1। तो ये हो गया हमारे पास, देखो 1 पर 2 है, 2 पर 2 और 6 8 है और ये 1 हो गया। इसे हम लोग कैसे बनाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। अब समझना, यहाँ पर हुआ 2 2 4, ये हुआ 10 और ये हुआ हमारे पास 12। अब ये हमारे पास 5। तो यहाँ पर 1 पर तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 पर देखो 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है और 3 पर ये 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 2 8 10 और 11 और ये 10 ये 17 हो गया। अब देखो बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के लिए सबसे देखो यहाँ पर एफ ई 3 टाइम्स है, यहाँ पे एफ ई है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। और मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर देखो H2 है, H2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर O 1 टाइम्स है, यहाँ पर 4 टाइम्स है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 2 जा 8, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस। यहाँ पर C 6 है, यहाँ पर C है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 to 12 और एक हुआ 13। एक काम करते हैं, यहाँ पर 6 और ये 8 हुआ। अब हमारे पास बैलेंस करने के लिए हम लोग एक काम करना पड़ेगा हम लोगों को। और यहाँ पर S12 है और यहाँ पर S2 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 to 12। ये हुआ 6 to 12 और ये हो गया 18। तो ये हुआ 6 और यहाँ पर 6, तो 6 to 12 और ये 6 18, ये हो गया बैलेंस। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। सभी के शॉर्ट बताओगे। एसिड रेन क्या है, जब भी रेन हो और रेन के टाइम अगर उनका पीएच वैल्यू जो है 5.5 या 5.6 से पे आ जाए, उस तक आ जाए, तो उस प्रकार से जो भी हमारे पास रेन हो जाए, वर्षा हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। इसके बाद डक्टिलिटी एंड मेलाबिलिटी, ये क्या है, तो आपको बता दें कि जैसे सपोज करो इन्होंने पूछा है कि क्या पूछा हमसे, डक्टिलिटी। इसमें क्या होता है कि कोई भी वायर हो या कोई भी मेटल हो, अगर मेटल को हम लोग पीटते हैं, ठीक है, उसको हम लोग पीटते हैं, तो पीटने के बाद वहां पर क्या, तो उसको बीट करते हैं। उसको बीट करने के बाद अगर वो लेंथ में बढ़ जाए, एक वायर के रूप में बढ़े, ठीक है, तो वायर के रूप में अगर बढ़ जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग डक्टिलिटी कहते हैं। और इनके बाद मेलाबिलिटी किसे कहते हैं, इन्होंने पूछा है मेलाबिलिटी। तो मेलाबिलिटी में क्या करते हैं, अगर कोई भी मेटल हो और उसको अगर हम लोग बीट करते हैं, पीटने के बाद अगर वो एक स्टॉल मतलब एक सॉल की तरह से, ठीक है, इस प्रकार से आकार ले फैल जाए, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेलाबिलिटी। तो डक्टिबिलिटी में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मेटल हो उसको बीट करेंगे, उसको पीटेंगे और वायर के रूप में अगर वो बन जाए तो उसे हम लोग कहते हैं डक्टिबिलिटी। और अगर फैल जाए, ठीक है, सॉल की तरह, स्टॉल की तरह, तो उसे हम लोग कहते हैं मेलाबिलिटी। इसके बाद इन्होंने पूछा है मिसेल को हम लोग हाल ही में सेट 3 में क्वेश्चन नंबर 27 के और में हम लोग इसको स्टडी कर चुके हैं ना। इसके बाद इन्होंने पूछा है क्वेश्चन नंबर इसी के और में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाई कोरोशन गिव टू मीजर फॉर प्रोटेक्ट अगेंस्ट इट्स। कोरोशन का काम क्या होता है, कोरोशन कोई भी मेटल्स हो उसको अगर हम लोग एटमॉस्फेयर में, खुले वायुमंडल में अगर हम लोग उसको छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, वो मेटल धीरे धीरे स्लोली वो रियूंड होने लगता है, मतलब नष्ट होने लगता है। क्यों, क्योंकि वो मेटल रिएक्शन करता है किसके साथ, वो एयर के साथ रिएक्शन कर जाता है। एयर में जो भी वाटर्स वगैरह है उसके साथ रिएक्शन कर जाता है, करने के बाद धीरे धीरे अपने आप को जो है वो रियूंड करने लगता है, नष्ट होने लगता है वो। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरोशन। इसके प्रोडक्ट के लिए हम लोग गैल्वेनीकरण भी कर सकते हैं, गैल्वेनिनेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो गैल्वेनिनेशन से इसको हम लोग प्रोडक्ट कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, पेंट करके भी प्रोडक्ट कर सकते हैं इसको। इसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों के दोनों स्टडी कर चुके हैं हम लोग। किसमें स्टडी कर चुके हैं, सेट 2 में, क्वेश्चन नंबर 27 के और में हम लोग इसको स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल एंड डिस्क्राइब इट्स फंक्शन। सेट 1 को पढ़ के आए हो ना आप लोग, सेट 1 में हम लोग स्टडी कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, ठीक है, इसे हम लोग स्टडी कर चुके हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग फंक्शन एंड थायरॉक्सिन हार्मोन।
थायरॉक्सिन हार्मोन्स का फंक्शन, मतलब फंक्शंस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन्स का वर्क क्या होता है? पहली बात तो थायराइड ग्लैंड जो है वहाँ पर थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो है वहाँ पर होता है ये, और उसका काम क्या होता है थायराइड ग्लैंड्स में। जैसे मान लो कि अधिकतर ऐसे चाइल्ड बेबीज में प्रॉब्लम्स वगैरह होती है इसके बारे में, ठीक है। थायराइड ग्लैंड में मान लो कि जो बॉडी है वो धीरे धीरे वीकनेस होना, ठीक है, या जो हमारा ये नेक है ये फूलना वगैरह, ये प्रॉब्लम आ जाती है उसमें से। इसके बाद इन्होंने पूछा इसके नीचे बडिंग। बडिंग बडिंग तो हाल ही में सेट 3 क्वेश्चन नंबर 28 में पढ़ चुके हैं आप लोग बडिंग के बारे में। डिस्क्राइब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावर प्लांट। ठीक, फ्लावर प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये क्या है। और इसके बाद हाउ आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, देखो जो क्या नाम क्वेश्चन नंबर 30 में डिस्क्राइब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावर प्लांट्स, इसको तो आप लोग स्क्रीन पर देख लो, ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिख लोगे। और इसके बाद इसी के नीचे क्वेश्चन नंबर में पूछा है हाउ आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से हम लोग जो है ऑक्सीजन जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के बाद अपने नोज द्वारा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद उस ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन पहुंचता है वो, तो फिर वो बॉडी के हर एक पार्ट्स में, मतलब जो भी हमारे बॉडी का पार्ट्स अंदर जाके वो क्या करता है, ऑक्सीजन जो है बॉडी में तो अब वो अटैच हो गया है। अब बॉडी से फिर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर हम लोग उसको रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन है हम लोग किससे एब्जॉर्ब करते हैं, किससे लेते हैं, तो हम लोग प्लांटों से लेते हैं। जो भी प्लांट्स वगैरह होते हैं, इससे प्लांट्स का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को रिलीज करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना। और ह्यूमन बॉडी का काम क्या होता है, ह्यूमन बॉडी का काम होता है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आखिरी है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। ह्यूमन हार्ट्स को आप लोग सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 31 में पढ़ चुके हो, आप लोग स्टडी कर चुके हो, ठीक है, सेट 1 में। तो अब हम लोग इस सेट को यहाँ पर ही हम लोग एंडिंग करते हैं, इसको यहाँ पर एंड करते हैं। अब जो है हम लोग सेट 5 को पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस अब इस सेट को यहाँ तक रखते हैं, अब मिलेंगे दोस्तों सेट 5 में। आज की वीडियो में तो इतना ही। जय हिंद जय भारत, अब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इस प्रकार से हर एक सेट में हमसे मिलते जरूर है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट कीजिए, उसको हम इम्प्रूवमेंट कर देंगे, ठीक है। तो मिलते दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में।